नमस्कार मित्रों, आप सभी को इस वीडियो में स्वागत है। हमारे इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मौर्य वंश के राजा अशोक ने कलिंग यानी आज के उड़ीसा राज्य में एक भीषण युद्ध लड़ा था। उसमें करीब 1 लाख कलिंग सेना की मृत्यु और इससे भी ज़्यादा यानी 1.5 लाख कलिंग सेना को घायल होना देखकर राजा अशोक के मन में बदलाव आ गया और वो हिंदू धर्म को छोड़कर, ध्यान दीजिए, हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म यानी बुद्धिज्म को अपना लिया और चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। अभी इन सारे बातों में कितनी सच्चाई है वो हम देखेंगे। अभी पहले हम जानेंगे कि क्या राजा अशोक हिंदू धर्म यानी वैदिक सनातन धर्म के थे या नहीं। इसको जानने के लिए हमें मौर्य साम्राज्य के इतिहास को देखना पड़ेगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिनके प्रधानमंत्री थे आचार्य चाणक्य। अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनिज्म यानी जैन धर्म को अपना लिया था। उनके पुत्र थे बिंबिसार। राजा बिंबिसार और उनके पटरानी सुभद्रांगी दोनों आजीविका पंथ में विश्वास करते थे। ये जो आजीविका पंथ था, इसको वैदिक सनातन धर्म के विरोध में बनाया गया था। मतलब जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म था, उसी तरह का एक वैदिक शास्त्रों को विरोध करने वाला पंथ था आजीविका। और सबसे खास बात था कि वैदिक परंपराओं को विरोध करने वाले बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका पंथ में उस समय भीषण संघर्ष चल रहा था और ये सारे आपस में लड़कर हजारों के संख्या में मारे जा रहे थे। फिर 8वीं सदी के बाद मुस्लिम आक्रमण के समय ये सारे लोग मुसलमान बन गए। उस जमाने के बुद्धिज्म, जैनिज्म और आजीविका धर्म के जो भूखंड थे, यानी आज के अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के कश्मीर, आज ये सब मुसलमान बन गए हैं। उस समय वैदिक शास्त्रों को मानने वाले लोग आज के हिंदू हैं। बौद्ध धर्म के प्रचारक और संतों के द्वारा लिखित पुस्तक अशोकावदान के अनुसार राजा अशोक अपने जन्म से ही आजीविका पंथ के थे, क्योंकि उनके माता पिता भी इसी पंथ के थे। यानी राजा अशोक कभी भी हिंदू यानी वैदिक सनातनी नहीं थे। यह पुस्तक के अनुसार राजकुमार अशोक ने अपने सारे भाइयों को जलती हुई कोयला के आग में जलाकर मार दिया था। 500 से अधिक मंत्रियों को भी मार दिया था। फिर अपने राजप्रसाद में 500 से अधिक महिलाओं को भी जिंदा जला दिया था। मतलब ये औरंगजेब से भी कम नहीं थे। उन्होंने एक नर्क जैसा घर बनाया था, जहां पर उनके विरोध करने वालों को टर्चर देकर मार दिया जाता था। इसीलिए उनका नाम था चंडाशोक। तो ये अशोकावदान पुस्तक के अनुसार एक दिन बौद्ध धर्म के एक सन्यासी वहां पर आए। जब अशोक ने उनको मारने का प्रयास किया तो उन्होंने दिव्य शक्ति के माध्यम से अपने को बचा लिया। यह देखकर राजा अशोक प्रभावित हो गए और अपना धर्म यानी आजीविका धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद राजा अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बन गए। मतलब इस बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा लिखित पुस्तक में कलिंग युद्ध के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है और चंडाशोक से धर्माशोक बनने के पीछे एक अलग कारण बताया गया है। इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अशोक एक बुद्धिस्ट राजा थे और उनके जीवन में एक ही लक्ष्य था कि कैसे बौद्ध धर्म को पूरे दुनिया में फैलाया जाए। कलिंग राज्य के अंदर जो 2 जगहों पर राजा अशोक के रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, यानी भुवनेश्वर के पास धौली में और गंजाम के जौगढ़ में, यहाँ पर कलिंग युद्ध के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ के लेख में युद्ध को लेकर राजा अशोक के मन में कोई पछतावा दिखने को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर में मौर्य साम्राज्य के बॉर्डर एरिया के रॉक एडिक्ट्स में युद्ध को लेकर पछतावा दिखने को मिलता है। मतलब जहाँ के लोगों को युद्ध में नुकसान हुआ है, वहाँ पर आपको कोई पछतावा नहीं है, लेकिन आप माफ़ी मांग रहे हैं कहाँ पर? हजारों किलोमीटर दूर आपके राज्य के बॉर्डर एरिया में, जहाँ के लोगों को पता भी नहीं था कि सच में कलिंग में कोई युद्ध हुआ था या नहीं। बॉर्डर एरिया में युद्ध के बारे में बताना और इस तथाकथित युद्ध के कारण राजा के मन में कैसे अचानक परिवर्तन आ गया और राजा कैसे धार्मिक राजा बन गए, ये सब बताने का एक ही उद्देश्य था कि बौद्ध धर्म को महान बताकर बुद्धिज्म को बॉर्डर एरिया में प्रमोट करना। मतलब ये था उस जमाने का जियोपॉलिटिक्स। अभी हाल ही में श्रीलंका के कुछ हिस्टोरियंस भी यही बात कह रहे हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि राजा अशोक के करीब 90 सालों के बाद कलिंग राज्य यानी आज के ओडिशा राज्य में एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हुई थी। उस साम्राज्य के एक महान राजा थे खारवेल।
तो राजा खारबेल ने आज के भुवनेश्वर शहर में स्थित खंडगिरी में एक गुफा है जिसका नाम है हाथी गुफा। वहाँ पर पत्थर में खुदाई करके अपने शासन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है। लेकिन यहाँ पर कलिंग युद्ध या फिर राजा अशोक के बारे में कुछ भी नहीं है, जबकि अत्यंत स्पष्ट रूप से मगध के नंद राजाओं के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर खारबेल ने लिखा है कि मगध के नंद राजाओं ने कलिंग को जो आक्रमण किया था उसका मैं प्रतिशोध ले लिया है। यहाँ पर मौर्य वंश के कोई भी राजा के बारे में उल्लेख नहीं है। यदि अशोक इतना महान राजा थे और इतना बड़ा कलिंग युद्ध लड़कर जीते थे, तो क्या इसके केवल 80-90 साल के बाद कलिंग के राजा ने इनको भुला दिया, जबकि 200-250 साल पुराना मगध के नंद राजाओं के बारे में उनको अच्छी तरह से मालूम था? ये कैसे संभव हुआ? तो इसका मतलब शायद मौर्य वंश के राजा अशोक कलिंग राज्य को इतनी बड़ी मात्रा में हमला नहीं किया था जैसे बताया जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि राजा अशोक के समय कलिंग में कोई शक्तिशाली राजा ना हो और इसका फायदा उठा के बड़ी आसानी से कलिंग को अधिकार किया हो। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कलिंग के राजा के साथ उन्होंने कोई समझौता किया हो और उनके अनुमति से केवल अच्छे शासन के विषय में और कुछ बुद्धिस्ट फिलोसफी को कलिंग के रॉक एडिक्ट्स में लिखे हो। इसीलिए कलिंग युद्ध ऐसा शब्द कलिंग यानी आज के उड़ीसा के धौली और जौगढ़ रॉक एडिक्ट्स में दिखने को नहीं मिलता है। अफगानिस्तान के कंदाहार में 2 जगहों पर राजा अशोक के रॉक एडिक्ट्स मिले हैं। एक में 2 भाषा यानी ग्रीक और आरामिक में कुल मिलाकर 22 लाइन्स लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर कलिंग युद्ध का जिक्र नहीं है। दूसरा रॉक एडिक्ट एक पत्थर फलक के ऊपर लिखा गया है और यह टूटा हुआ है। इसमें ग्रीक भाषा में 22 लाइन्स लिखा गया है। लाइन नंबर 12 में कलिंगन यह शब्द बस एक बार लिखा गया है। बड़ी बात यह है कि यह एरिया ग्रीक राजाओं के अधीन में रहने के कारण ग्रीक राजाओं द्वारा बनाया गया बहुत सारे ग्रीक लैंग्वेज के रॉक एडिक्ट्स भी यहाँ पर मिले हैं। तो यह भी हो सकता है कि ग्रीक राजाओं ने अपना शासन कितना महान है इस विषय में पत्थर में कुछ लिखा हो और इसको टक्कर देने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए राजा अशोक अपने को उनसे महान साबित करने के लिए कलिंग युद्ध के झूठे कहानी का सहारा लिया हो और इसके माध्यम से बुद्धिज्म को ग्रीक साम्राज्य में प्रमोट करने का प्रयास किया हो। मतलब ये सारा खेल बॉर्डर एरिया पर ही चलाया जा रहा था और इसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे बौद्ध धर्म को प्रमोट करना और बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करना। अभी हम इस घटना को एक दूसरे एंगल से देखेंगे। जब एक बहुत बड़ी घटना घटता है तो ये वहाँ के समाज में बहुत प्रभाव डालता है। वहाँ के परंपराओं में, कहानियों में, लोक कथाओं में, कविताओं में इस घटना का जिक्र होता ही है। जैसे कि रामायण को लेकर बहुत सारे लोक कथाएँ, आस्थाएँ, विश्वास, गाना, कहानी, ये सब आपको पूरे श्रीलंका में, भारत के तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इन सभी जगहों में आज भी देखने को और सुनने को मिलेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के तो ऐसे आदिवासी एरिया में भी आपको रामायण के लोक कथाएं मिलेगा जहाँ पर आज भी आधुनिक सभ्यता पहुँच नहीं पाया है। इससे रामायण की ऐतिहासिक प्रमाण भी मिल रहा है। लेकिन कलिंग युद्ध को लेकर कलिंग यानी उड़ीसा में या फिर बिहार और झारखंड में भी कोई लोक कथा या परंपरा देखने को नहीं मिलता है। इतना बड़ा युद्ध होकर इतना नुकसान हुआ और लोगों के ऊपर इसका कोई असर नहीं, ये तो संभव नहीं है। इससे युद्ध के सच्चाई को लेकर प्रश्न तो आएगा ना। हमारी देश की विडंबना है कि कलिंग युद्ध जैसा कहानी आज हमारे इतिहास है और रामायण जैसा इतिहास हमारे लिए कहानी है। अभी हम इस युद्ध के और एक कंट्रोवर्सी को देखेंगे। इतिहास पुस्तक के अनुसार कलिंग एक अत्यंत शक्तिशाली राज्य था। कलिंग युद्ध में 1 लाख कलिंग सेना मारे गए, 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बनाया गया, 2.5 लाख सैनिक घायल हो गए। लेकिन कलिंग में कोई राजा नहीं थे। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना कोई राजा इतना बड़ा सेना कैसे चल रहा था? उनको ट्रेनिंग कौन दे रहा था? उनको इंस्ट्रक्शन कैसे दिया जा रहा था जब उनके कोई नेता ही नहीं थे? क्या यह संभव है? बिल्कुल नहीं। क्रिकेट, फुटबॉल या हॉकी में 11 खिलाड़ियों के लिए एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन भी रहता है और यहाँ 5 लाख सेना के लिए कोई राजा नहीं थे। इतिहास के अनुसार इस समय कलिंग राज्य का आज के इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों के साथ समुद्री मार्ग में व्यापार जोर से चल रहा था।
तो क्या ये सब व्यापार भी चल रहा था बिना कोई राजा से? ये तो भाई पूरा बकवास है। अभी मैं एक लास्ट कंट्रोवर्सी के ऊपर डिस्कशन करूंगा। तो बौद्ध धर्म के प्रसार के दृष्टिकोण से राजा अशोक का बौद्ध धर्म ग्रहण करना एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय था। तो यदि इसके पीछे का कारण कलिंग युद्ध ही था, तो क्यों उस जमाने के कोई भी बुद्धिस्ट लिटरेचर में कलिंग युद्ध के बारे में मेंशन नहीं किया गया था? आज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो गया है कि हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कोई भी खबर तुरंत मिल रहा है। फिर भी आज दुनिया के बहुत सारे देश, संगठन, पॉलिटिकल लीडर्स और सेलिब्रिटीज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को छुपाने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन उस जमाने में तो कम्युनिकेशन बहुत कम था। तो लोगों को गुमराह करके झूठी कहानी फैलाना कोई राजा के लिए इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं था। और ऐसे ही राजा अशोक जगह जगह पर रॉक एडिक्ट्स लगाकर लोगों को और दूसरे राजाओं को गुमराह करने में सफल हुए थे। तो ये साफ पता चल रहा है कि राजा अशोक को महान राजा यानी अशोक द ग्रेट बोलने के पीछे कोई ऐतिहासिक कारण नहीं है। 1836 में नॉर्वे के क्रिश्चियन लैशन ने पहली बार आज के अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुछ एरिया में मिले ग्रीक ब्राह्मी कॉइन्स को स्टडी करके ब्राह्मी लिपियों को पहचान पाए। फिर अलेक्जेंडर कनिंघम और जेम्स प्रिंसेप, जो कि ब्रिटिश इंडिया के आर्कियोलॉजिकल सर्वे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, तो ये लोग ब्राह्मी और पाली स्क्रिप्ट को पहचान करने का प्रयास किया। फिर अलग अलग जगहों पर रॉक एडिट्स को पढ़कर ये बताए कि कलिंग युद्ध के कारण राजा अशोक हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म को अपनाया था। और बस इसी बात को लेकर उस जमाने के राजनीति करने वाले लोग, तथाकथित सोशल रिफॉर्मर्स, अंग्रेजों के कुछ चाटुकार ऐतिहासिक हिंदू धर्म को नीचा दिखाना और बौद्ध धर्म को महान बताने के लिए इतिहास पुस्तकों में कलिंग वार जैसे कंट्रोवर्शियल और मनगढ़ंत कहानी को शामिल कर दिया। इस कलिंग युद्ध और राजा अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण करने की कहानी को इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले और बाद में भी हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए बहुत सारे सनातन विरोधी राजनीतिक नेता अपनी किताबों में, भाषणों में नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल किया। कुछ हिंदू विरोधी ऐतिहासिक और पत्रकार भी बार बार ये बताते रहे कि जब राजा अशोक हिंदू थे तब वो हिंसक थे और बौद्ध धर्म में आने के बाद वो एक महान राजा बन गए, जबकि सच में अशोक अपने जन्म से ही कभी हिंदू नहीं थे और कलिंग युद्ध शायद कभी हुआ ही नहीं, और यदि भी हुआ हो तो बहुत छोटे मात्रा में हुआ होगा। यहीं पर मैं इस टॉपिक को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके बताएं कि अच्छा क्यों नहीं लगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।